हाँ जी सीए साहब, पता नहीं लास्ट क्लास एकदम बंद हो गई थी। पता नहीं पिछली 2 बार से क्या कंप्यूटर कह रहे बच्चों को ना कराओ ना कराओ, और मैं भी जिद पे हूं, कुछ हो जाए करवा के छोड़ूंगा। हमने सीए नहीं बनाने के बच्चे, ना कराओ कंप्यूटर का बच्चा कहीं का। बेटे हमारे पास चल रही थी न्यू एंट्रेंट, और न्यू एंट्रेंट के बारे में लिखवा दिया था मैंने कि न्यू एंट्रेंट से प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। रेड रेड वाले देखते चले जाया करो। इंक्रीज हो जाती है सप्लाई, प्राइस घट जाते हैं, और एग्जिस्टिंग फर्म का जो मार्केट शेयर है वो डाउन चला जाता है, इरोड हो जाता है। ये एक पावरफुल सोर्स है कंपटीशन का। इसके बाद हमने डिस्कशन की थी पावरफुल सोर्स के बाद हमने डिस्कशन की थी कि नई कैपेसिटी आ जाती है, नई प्रोडक्शन रेंज आ जाती है, जिससे न्यू कॉम्पिटिटिव फोर्स आती है। न्यू एंट्रेंट अगर बिगर हो, मतलब अगर वो बहुत बड़ा है, तो हमारे लिए सरवाइव करना और भी टफ हो जाता है, वो ज्यादा इफेक्ट देता है हमारे कंपटीशन को। ये हमारे लिमिट को, प्राइस को और प्रॉफिटेबिलिटी की लिमिट सेट करते हैं। फिर मैंने इसके बाद दूसरी बात आ गई थी, प्रॉफिटेबिलिटी हायर रहेगी अगर आप ब्लॉक कर दें नए एंट्रेंट को, और डिस्क्रेज होते हैं नए एंट्रेंट अगर आप बैरियर लगा दें, तो वो एंट्री नहीं कर पाते अगर आप बैरियर लगा दें। तो बैरियर का मतलब होता है कि इकोनॉमिक फोर्स यूज करके स्लो डाउन करे इंपैक्ट को। अब कॉमन बैरियर ये सब थे जिसमें को हमने एक्सप्लेन करना शुरू किया था, जिसमें पहला बैरियर शुरू किया था कैपिटल रिक्वायरमेंट। मैं कहा अगर इंडस्ट्री में लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो लैक ऑफ फंड्स, जिनके पास लैक ऑफ फंड्स होंगे उनके लिए इफेक्टिव बैरियर बन जाएगा और एग्जिस्टिंग फर्म्स के प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। दूसरा इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब क्या है कि अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज करके कॉस्ट पर यूनिट कम करके ग्रो करो, ये होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल। और जो बड़ी फर्में होती हैं वो ये करती हैं, लार्ज फर्म अपने प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं और कॉस्ट पर यूनिट को कम करती हैं, जिससे न्यू एंट्रेंट डिस्क्रेज होते हैं आने के लिए। अब तीसरी बात मैं करने जा रहा हूं स्विचिंग कोस्ट। स्विचिंग कोस्ट, तो ध्यान से स्विचिंग कोस्ट देखते हैं। स्विचिंग कोस्ट, वैसे तो मैंने आपको बताया था स्विचिंग कोस्ट, भाई जो नया एंट्रेंट आएगा उसको पुराने कस्टमर ही तो उठाने हैं, और पुराने कस्टमर को अगर ये लगता है कस्टमर को कि मैं पुरानी फर्म को छोड़ूंगा तो बड़ा सारा काम करना पड़ेगा, तो दिक्कत आएगी। मेरी बात समझे नहीं आप? स्विचिंग कॉस्ट में क्या था, मैंने ऐसे कुछ एग्जांपल बताया था। मैंने कहा था देखो ये नीरज लिमिटेड है, ये कस्टमर है, इस कस्टमर को ये नीरज लिमिटेड के प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, अमूल का एग्जांपल दिया था। अब ये कस्टमर नीरज लिमिटेड के प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, इसके पास सारी मशीनें नीरज लिमिटेड से ली हुई हैं, इनके कारीगर परफेक्ट है इन मशीनों को चलाने में। अब ये अगर एक नया एंट्रेंट आया है मुस्कान लिमिटेड, ये नया एंट्रेंट है, ये फर्म सोच रही है कि मैं मुस्कान लिमिटेड की मशीनें खरीद लूं, लेकिन जब इसकी मशीनें खरीदेगी तो बड़ी सारी बातें करनी होगी, इनके प्रोडक्ट को टेस्ट करना होगा, प्लस इनके प्रोडक्ट को टेस्ट करने के बाद आपको न्यू परचेज कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर, न्यू प्राइस नेगोशिएट करने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट बनाने होंगे, अपने इंप्लॉइज को ठीक करना होगा, इक्विपमेंट नए लगाने होंगे, बड़े सारे खर्चे होंगे। इसको लगता है शिफ्ट होने में बड़ी दिक्कत है। तो मुस्कान लिमिटेड को यह बात समझ में आ गई, जो एग्जिस्टिंग फर्म से सामान खरीद रहे हैं यूजर, उनकी स्विचिंग कॉस्ट बड़ी ज्यादा है, तो मुस्कान लिमिटेड आने से डरेगी, एंट्रेंस को रोकेगी, एंट्री बैरियर बन जाएगी। अब मैं इस बात में लिखूंगा क्या, यह बात मुझे आपको बतानी है। आज मैं बताता हूं मैं क्या लिखूंगा। नया एंट्रेंट आएगा, मतलब मुस्कान आएगी, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के यूजर को शिफ्ट होना होगा। अब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के शिफ्ट को यूज होना होगा, और जो बायर है, जो सामान खरीदने वाला है, बायर को न्यू प्रोडक्ट टेस्ट करने होंगे और न्यू परचेज के साथ नेगोशिएशन करने होंगे, न्यू परचेजर के साथ नेगोशिएशन करने होंगे, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन करने होंगे। ऐसे थोड़ी ना बीच में मना कर दे, मैं नहीं करता जी काम,
कोई हमारा तो फर्म चल रही है, आप तो हमें घाटे में दे जाओगे। तो आगे चले, इसके बाद एम्प्लॉइज को ट्रेन करना होगा, इक्विपमेंट का यूज करने के लिए, एम्प्लॉइज को ट्रेन करना होगा। तो इन सब में अगर बड़ा ज्यादा खर्चा होता है तो बायर की सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कॉस्ट लगेगी स्विचिंग के लिए। तो बायर कतराते हैं नई फर्म में ज्वाइन करने के लिए, बायर कतराते हैं नई फर्म में ज्वाइन करने के लिए, बायर कतरा जाते हैं। तो लिखे बायर कतराते हैं, बायर रिलेंटेंट मतलब कतराते हैं, बायर कतराते हैं चेंज करने के लिए, बायर कतराते हैं इन चेंज करने के लिए। तो हम 3 बातें समझ चुके, मुझे 6 टोटल बातें करवानी है। पहली बात हम चुके कैपिटल रिक्वायरमेंट, दूसरी बात इकोनॉमिक ऑफ स्केल, और तीसरी बात स्विचिंग कॉस्ट। तो पहले कहते तो ये तीनों लिखवा दूं, उसके बाद अगले 3 समझाऊं, जैसा आप कहेंगे। तो एक काम करते पहले तीनों लिख लेते हैं। आ जाओ मेरे साथ साथ इन तीनों को लिखना शुरू करते हैं। आ जाओ, लिखो पहले कैपिटल रिक्वायरमेंट। पहला टॉपिक कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट इसमें लिखेंगे व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, अगर एक लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड होती है टू एंटर एन इंडस्ट्री, देन फर्म लैकिंग, जिनके पास फंड्स कम था, लैकिंग फंड्स, फर्म जिनके पास फंड्स की लैकिंग होती है, इफेक्टिवली बैरियर हो जाता है उनके लिए, इफेक्टिवली बैरियर, उनके लिए इफेक्टिवली बैरियर हो जाता है, बार्ड होता है, इफेक्टिवली बार्ड लिख देता हूं, इफेक्टिवली बार्ड हो जाता है। और जो एग्जिस्टिंग फर्म होती हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है फ्रॉम द इंडस्ट्री, और दस एनहेंसिंग profitability of existing firms। ये मुझे बातें लिखनी है, मैं अब इसको फिल करता हूं पूरी बातों को ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखें when a large amount of capital is required to enter an industry, then तो एक इंडस्ट्री में अगर ज्यादा पैसों की जरूरत होती है, फर्म लैकिंग फंड्स, जिनके पास फंड्स की कमी होती है, लैकिंग फंड्स आर इफेक्टिवली बार्ड फ्रॉम द इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री से वैसे ही बाहर होती हैं। दस इसी वजह से एनहेंसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फर्म इन द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री में फर्में बैठी हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में मुझे यही बात लिखनी थी। अब मैं करूंगा इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब है डिक्लाइन, कॉस्ट पर यूनिट को कम करना, वॉल्यूम को ग्रो करना। लार्ज फर्म जो होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, इससे न्यू एंट्रेंट डिस्करेज होते हैं। मैं इन्हीं बातों को लिखूंगा, आ जाओ मेरे साथ साथ लिखना शुरू करते हैं। सेकंड, पहला हो गया कैपिटल रिक्वायरमेंट। दूसरा
इकोनॉमी ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसमें लिखेंगे डिक्लाइन इन द पर यूनिट कॉस्ट। आप पर यूनिट कॉस्ट को घटाओ ऑफ प्रोडक्शन एज वॉल्यूम ग्रोज। जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे पर यूनिट को घटाए। मैं इस लाइन को पूरा कर देता हूं पहले। लिखें इकोनॉमिक ऑफ स्केल, लिखें इकोनॉमिक ऑफ स्केल रेफर टू, इकोनॉमिक ऑफ स्केल रेफर टू डिक्लाइन इन द per unit cost of production as volume grows। पहले तो इसका मीनिंग बता दिया। अब लार्ज फर्म ऐसा ही करती है, लार्ज फर्म ऐसा ही करती हैं। अब ये बातें दिखवाता हूं, इसे में लिखा दिया। अब दूसरी बात दिखवाता हूं इसमें। अब लिखें large firms that enjoys economics of scale can produce high volumes of goods at successively लोअर कॉस्ट। जो बड़ी फर्में होती हैं वो ऐसा ही करती हैं, इस वजह से वो न्यू एंट्रेंट डिस्क्रेज होते हैं। देखो ए लार्ज फर्म्स डेट enjoy economic of scale can produce high volume of goods at successive cost, कम से कम कोस्ट पर करते हैं। उसके बाद इससे क्या होता है, दिस टेंड्स टू डिक्लाइन न्यू एंट्रेंस, इससे न्यू एंट्रेंस रुकती है। डिक्लाइन टू डिस्क्रेज लिखो, डिक्लाइन क्यों, डिस्क्रेज न्यू एंट्रेंट्स, इससे न्यू एंट्रेंट रुकती है। अब मैंने अगली बात लिखवाई है आपको, स्विचिंग कॉस्ट। मैंने कहा जी स्विचिंग कॉस्ट में क्या होता है, जो न्यू एंट्रेंट आता है उसे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उन्हीं को शिफ्ट करना होता है, और बायर को जरूरत पड़ती है नए प्रोडक्ट को टेस्ट करने की, नए कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, इंप्लॉइज को इक्विपमेंट चलाने के लिए ट्रेंड करने की। इसमें बायर की सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कॉस्ट लगती है, इसलिए बायर रिलेंटेंट होता है कि मैं तो नहीं करूंगा चेंज, तो नई फर्म इससे भी डिक्रीज होती है। तो लिखे सेकंड। थर्ड, स्विचिंग कॉस्ट। स्विचिंग कॉस्ट टू सक्सीड, लिख लो साथ साथ, पूरा पूरा लिखना पड़ेगा इसको। टू सक्सीड इन एन इंडस्ट्री, एक इंडस्ट्री में सक्सीड होने के लिए न्यू एंट्रेंट मस्ट बी एबल टू, new entrant must be able to pursue existing customers, उन्हें एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को मोहित करना होता है, उनको लेना होता है। of other companies,
of other companies to switching its product, to switching, to switch to its product. अब देखो न्यू एंट्रेंट को परस्यू करना पड़ता है एग्जिस्टिंग कस्टमर को टू स्विच टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, कि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पर स्विच कर सके। अब होगा क्या, बायर को न्यू प्रोडक्ट के लिए बड़े सारे काम करने होंगे ये सारे, तो लिखिए टू मेक ए स्विच, टू मेक ए स्विच बायर्स में नीड, बायर्स को जरूरत होती है टू टेस्ट न्यू फर्म्स प्रोडक्ट, न्यू फर्म्स प्रोडक्ट और negotiate new purchase contract, new purchase contracts and train personals, train personnel to use the equipment, use the equipment। तो ये सब काम करना पड़ता है हमें, तो लेके टू मेक स्विच, मेक ए स्विच। बायर में नीड टू टेस्ट, बायर को ये सब टेस्ट करना पड़ता है, और बायर की इसमें बड़ी ज्यादा फाइनेंशियल कॉस्ट लगती है स्विचिंग करने में, तो लिखे बायर्स ऑफ्टन इंकर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कॉस्ट इन स्विचिंग बिटवीन फर्म्स। आपको फर्म में स्विच करने पर बड़ी ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, तो लिखिए बायर ऑफ्टन आमतौर पर इंकर सब्सटेंशियल फाइनेंशियल कॉस्ट इन स्विचिंग बिटवीन फर्म्स। अब जब बड़ी ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है तो ये बड़ी ज्यादा होती है, और वो कहते हैं जी हम तो रिडेंडेंट है, हम तो चेंज नहीं करेंगे, हम तो कतराते हैं फिर वो, तो लिखे बायर्स when such switching cost is high, buyers are often आमतौर पर reluctant मतलब कतराते हैं टू चेंज, मतलब बायर्स आर ऑफ्टन इंटेंट टू चेंज, वो चेंज करने से कतराते हैं। हमने अब तक 3 पॉइंट कर लिए, अब हमें 3 पॉइंट और करने हैं इसके। उन 3 पॉइंटों के बाद मेरे पास ये वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आए मेरे साथ साथ स्टार्ट करते हैं। अब अगले 3 टॉपिक क्या लिखेंगे? मैं 3 टॉपिक तो लिख चुका कि एंट्री बैरियर में अगर आपको उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है। अब कैपिटल रिक्वायरमेंट का सबको समझ में आता है भाई, लिखकर क्या आना है, जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखकर आना है। मेरे पास कई बच्चों के मैसेज आए, क्या सर बिल्कुल ऐसा ही लिखना है? कोशिश करो, बाकी लोग तो ये भी नहीं लिख पाएंगे, आप कम से कम कोशिश तो करेंगे, और जब कोशिश करेंगे तो आगे तो हम रहेंगे ही। जितना ज्यादा लिखा जाएगा उतना ज्यादा लिखेंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैपिटल रिक्वायरमेंट अपने बाकी अपने फ्रेंडों से मिलेंगे, वो तो अपनी लैंग्वेज लिख रही है। अपनी लैंग्वेज वाले को तो भाई साहब हम लटकाएंगे ही लटकाएंगे, अपनी लैंग्वेज वाले तो छोड़ दो। मैं कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात कर रहा था, जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल जिन फंड्स में चाहिए होती है, वहां पर देखो बातें तो सबकी यही हैं, लिखने का स्टाइल अलग होना चाहिए, बस ये लिखना है मुझे।
जब लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो कैपिटल रिक्वायर्ड टू एंटर में ज्यादा तो लैकिंग ऑफ फंड्स हो जाते हैं जो इफेक्टिव ऐड करते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री। एनहेंसिंग होती है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, अगर आप ऐसे कर देंगे तो। उसके बाद इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल रेफर भी मैंने लिखा, मैंने रेफर टू डिक्लाइन इन द पर यूनिट कॉस्ट फॉर प्रोडक्शन वॉल्यूम ग्रोथ। जब प्रोडक्शन की डिक्लाइन इन पर यूनिट वॉल्यूम ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रो करके पर यूनिट को कम करो। अब वो अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, बिल्कुल अपनी मत बनाए ना यार, थोड़ी बहुत तो इसका ध्यान रखें। मैंने रेड वर्ड तो इसीलिए लिखवा रहा हूं आपको कि अपनी बनाने, अपनी लैंग्वेज बनाने में आपको समझ में मदद मिले। और इससे न्यू एंट्रेंस डिस्क्रेज होते हैं, टेंड टू, अब डिस्क्रेज होते हैं। अब अपनी लैंग्वेज में देखो, दिस टेंड टू लिखो। अब ये टेंड टू वर्ड बार बार आ रहे हैं, आप जब इसको फैमिलियर हो जाएंगे ना इन वर्ड से तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी, ये वर्ड्स आप यूज करने शुरू कर देंगे। अब स्विचिंग कॉस्ट, एक इंडस्ट्री में न्यू एंट्रेंट जो होते हैं उनको परस्यू करना पड़ता है एग्जिस्टिंग कस्टमर को टू स्विच इट्स प्रोडक्ट्स। इसके बाद बायर को नीड होती है टू टेस्ट ऑफ न्यू फर्म प्रोडक्ट्स, नेगोशिएटेड न्यू परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ट्रेन पर्सनल टू यूज द इक्विपमेंट। अब बायर इंकर सब्सटेंशियल फाइनेंस को स्विचिंग द फर्म्स, स्विचिंग बिटवीन फर्म्स, तो कॉस्ट हाई होगी और बायर रेंटेड होंगे चेंज करने से। कैपिटल रिक्वायरमेंट, और ये 3 पॉइंट हो गए। अब मैं अपना अगला पॉइंट की डिस्कशन करने जा रहा हूं। मैं अगला पॉइंट करूंगा इसके अंदर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ये भी एक एंट्री बैरियर है। मैंने बताया था आप अपने प्रोडक्ट को इस तरह से अलग कर दे, उसमें कुछ कस्टमर की नजर में अलग बना दे उस प्रोडक्ट को। अब नया आएगा, उसे अपना प्रोडक्ट अलग बनाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा वो बना नहीं सकता, उसको बहुत टाइम लगेगा, एंट्री रुक जाएगी। जो भी आएगा वो कहेगा यार पहले तो इतना टाइम इसको बनाने में, अपनी इमेज बनाने में, ब्रांड इमेज भी यही वर्ड होता है, मुझे तो ब्रांड इमेज भी यही लगता है। मैं लिखवाऊंगा ब्रांड इमेज अलग से, बस ब्रांड इमेज में मुझे थोड़ा सा पता क्या लगता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और ब्रांड इमेज में मुझे क्या फर्क दिखता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में तो रियल में कुछ अलग करके दिखाओ उसके अंदर, और ब्रांड इमेज में चाहे आपका प्रोडक्ट वही रहे, ब्रांड होना चाहिए। आपने शूज पहने हैं, चाहे आप शूज नॉर्मल बनवा लो किसी से, ऊपर नाइकी लिखवा दो, नाइकी हो जाए, नाइकी की वैल्यू बना दो अपनी, इसे बोलते हैं ब्रांड इमेज। शूज बढ़िया हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, नाइकी लगा हुआ है तो लोगों की नजर में जाना चाहिए, अच्छा इस ब्रांड की, जैसे रोलेक्स की घड़ी बांध ली, चाहे घड़ी वही हो, अगर रोलेक्स है तो बस आपकी ब्रांड इमेज है। मुझे तो दोनों में बस ये फर्क नजर आता है। डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन इंक्लूड्स ब्रांड इमेज, मुझे तो ऐसा लगता है। बाकी चलो, मुझे इन दोनों के बारे में लिखवाना है, और मुझे उसके बाद लिखवाना है आपको असेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मैंने बताया था आपको ये भी, असेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या था, मैंने आपको बताया था इसमें कि जी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे सोनी और जेबीएल का एग्जांपल लिया था मैंने, कि सोनी वालों ने बैरियर लगा दिया कि ये सामान बेचेगा कहां पे, जेबीएल वाला। अब इसको मैं ये नहीं कह रहा आएगा नहीं, जेबीएल आया, उसने अपने स्टोर बनाने शुरू किया, अभी तक तो स्टोर पूरे बने भी नहीं उसके, पर बनाने शुरू कर दिए उसने। और मैंने उसके बाद बताया था आपको पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिलेशनशिप। पुराने जो बंदे बैठे हुए हैं ना, वो हैं ही बड़े तेज, आपका प्रोडक्ट आते ही ऐड चालू कर दी अपनी, धड़ाधड़ अपना प्राइस डाउन करने शुरू कर दिए। आप कहां टिकेंगे, आपको पता है मैं यहां जाऊंगा, इसने मार देना मेरे को। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, एसेस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और रिलेटिव, पॉसिबिलिटी ऑफ रिलेटिव। लिखूं क्या इसके अंदर, अब मैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में लिखना चाहूंगा कस्टमर की नजर में अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाओ। कस्टमर्स की नजर में अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाओ। आपको कस्टमर की नजर में अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाना है। कस्टमर को लगना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट अलग है, कुछ अलग है। वो कैसे भी हो सकता है, जैसे आप
फिजिकली अलग कर दो, देखने में बिल्कुल अलग लग रहा है वो यार, फिजिकली उसकी बनावट ही बिल्कुल अलग है। फिजिकली अलग कर दो, प्रोडक्ट को कुछ स्पेशल बना दो, प्रोडक्ट को स्पेशल बना दो। जैसे मैं आपको बताता हूं प्रोडक्ट को स्पेशल बनाना। जो कॉस्मेटिक वाली इंडस्ट्री जो होती है ना, जो वो लेडीज का सामान बेचते हैं, अब यार कॉस्मेटिक का सामान समझ गए होंगे आप, मुझे ऐसा लगता है, मुझे कम समझ में, आपको ज्यादा समझ में कॉस्मेटिक के सामान की। जो कॉस्मेटिक, पर्सनल केयर, जो ये वाली इंडस्ट्रियां होती है ना, ये अपने प्रोडक्ट में बिल्कुल डिफरेंशिएशन रखती हैं, इनमें ज्यादा करती है और उसके अंदर चीजें बढ़ाती हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो कस्टमर की नजर प्रोडक्ट को यूनिक बनाने में होती है, वो फिजिकल बनाएं या प्रोडक्ट को कुछ स्पेशल बना दें। तो मैं आपको बता दूं कि जो वो होते हैं ना कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, मैं यहां पे ये बात लिखूंगा, मैं पहली बात तो ये लिखूंगा ये यूनिक बनाओ, मैं दूसरी बात मैं इसमें लिख दूंगा जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, या मैं कह दूं कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होती है। अगर हमारे पास कुछ भी ऐसा है जो पर्सनल प्रोडक्ट केयर प्रोडक्ट्स है या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, तो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन करके फीचर ऐड करते हैं, मैं दूसरी बात ये लिखूंगा, मैंने एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा इसी के अंदर इन दोनों का, कि ये इंडस्ट्री तो ऐसा करती ही करती है। क्योंकि अगर आप रियल में डिफरेंशिएशन करना चाहोगे ना, रियल में डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, बड़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, जो नई फर्मों के लिए एंट्री बैरियर है, तो बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, एक्सपेंस करना पड़ता है, जो एंट्री बैरियर है नई फर्म के लिए। तो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांड इमेज का मतलब समझिए, ब्रांड इमेज में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में तो आपको प्रोडक्ट ही अलग होना चाहिए, अंदर फीचर अलग होने चाहिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में, ब्रांड इमेज में आपका वैसा ही प्रोडक्ट होगा, वही यूज कर रहा होगा, घड़ी टाइम ही बता रही होगी, पर नाम होगा रोलेक्स की है। पहनने के बाद आपको लोग कहेंगे अच्छा रोलेक्स, तो ब्रांड बना लो अपना ऐसा। तो आपको मेरी ये बात समझ में आ गई। मैं इसमें ये 3 बातें लिखवाऊंगा। कस्टमर की नजर में प्रोडक्ट को यूनिक बना दो फिजिकली या प्रोडक्ट को कुछ स्पेशल करके। पर्सनल केयर प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएशन करके उसमें फीचर ऐड करती हैं। रियल में डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है, जो एंट्री बैरियर बन जाता है। मैं ब्रांड इमेज में क्या लिखूंगा, ब्रांड इमेज में एग्जिस्टिंग फर्म को अपनी ब्रांड इमेज बना लेनी चाहिए, तो यह भी एक एंट्री बैरियर हो जाएगा। एग्जिस्टिंग फर्म्स को अपनी ब्रांड इमेज बना लेनी चाहिए, इमेज बना लेनी चाहिए, यह भी एंट्री बैरियर हो जाएगा, एंट्री बैरियर हो जाएगा। आप अपनी ब्रांड इमेज बना लें और ये एक एंट्री बैरियर बन जाएगा। ज्यादातर ब्रांड इमेज पता किसमें बनती है? ज्यादातर ब्रांड इमेज जो प्रोडक्ट बार बार नहीं खरीदे जाते, जैसे रोलेक्स की घड़ी खरीद ली, अब रोज रोलेक्स की घड़ी खरीदते हो क्या आप कार खरीदनी है, वहां ब्रांड इमेज बनती है आपकी। तो जो प्रोडक्ट बार बार नहीं खरीदे जाते ना, प्रोडक्ट बार बार नहीं खरीदे जाते, वहां ब्रांड इमेज बनती है। लोग कहते हैं एक ही बार खरीदना है। ऐसे बता, आप में से तो हो सकता है कोई अमीर आदमी जो रोज रोलेक्स की हर एक महीने के बाद कहे मैं नई रोलेक्स ला रहा हूं, नई रोलेक्स। अपने बस की कहां, एक बार ले ली तो बहुत है, एक बार भी नहीं ली अभी तक तो मैंने। तो आप मेरी बात समझ में आ गई। ब्रांड इमेज
जो प्रोडक्ट बार बार नहीं खरीदे जाते उन्हीं में ब्रांड इमेज बनती है। बायर इनकी कॉस्ट ज्यादा पे करता है, बायर ज्यादा कॉस्ट पे करता है। और न्यू एंट्रेंट को, अब मैं इसके बाद लिखवाऊंगा, ये बात सब लिखवा दी मैंने आपको। मैं ये ऐसी बात लिखवाऊंगा कि एग्जिस्टिंग फर्म को अपनी ब्रांड इमेज बना लेनी चाहिए। जो एंट्री बैरियर है, जो प्रोडक्ट बार बार नहीं खरीदे जाते वहां ये ब्रांड इमेज बनती है, बायर ज्यादा कॉस्ट पे करता है, और न्यू एंट्रेंट्स को ब्रांड इमेज बनाने में काफी डिफिकल्टीज होती हैं। न्यू एंट्रेंट को ब्रांड इमेज बनाने में काफी डिफिकल्टीज होती हैं, बड़ी डिफिकल्टीज होती है। और लॉन्ग रन में ब्रांड इमेज बनाने में उसे बड़े सारे रिसोर्सेज, बड़ी लॉन्ग टर्म तक की सर्विसेज, बहुत कुछ करना पड़ता है। ब्रांड बनाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पीरियड तक सब्सटेंशियल रिसोर्सेज कमिटमेंट करनी पड़ती है, कमिटेड करने पड़ते हैं। बड़े लंबे टाइम तक ज्यादा पैसे लगा के रखने पड़ते हैं, सारे रिसोर्सेज लगा कर रखने पड़ते हैं, तो ब्रांड इमेज बनती है। क्या आपको ब्रांड इमेज समझ में आ गई? मैं ब्रांड इमेज में यही बात लिखूंगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में यही बात लिखूंगा, और अब मैं ये लिखता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर असेस, मैं इसमें क्या लिखूंगा? ये एक सिग्निफिकेंट बैरियर है, ये एक सिग्निफिकेंट बैरियर है, ये एक सिग्निफिकेंट बैरियर है, बड़ा जरूरी बैरियर है ये भी। आजकल इंटरनेट तो है, इंटरनेट के होते हुए इंटरनेट तो है, इंटरनेट के होते हुए एग्जिस्टिंग फर्म्स फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर कंट्रोल कर लेती हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर कंट्रोल कर लेती हैं। मेरी बात हो गई थी कैसे, मैंने बताया था कैसे कंट्रोल करेंगी वो अपने जो भी स्टोर्स है सबको रोक देंगी कि उनका सामान नहीं बेचना। इंटरनेट के होते हुए भी एग्जिस्टिंग फर्म फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर कंट्रोल कर लेती हैं। इससे एग्जिस्टिंग फर्म्स न्यू फर्म का आना या तो कंट्रोल कर लेती हैं, या उसकी स्पीड मतलब बिल्कुल बंद कर देती है, या उसकी स्पीड को कम कर देती हैं। स्पीड कम कर देती हैं या बिल्कुल रोक देती हैं, या तो बिल्कुल रोक देती हैं या कंट्रोल कर देती हैं। तो मैं यही लिखवाऊंगा, ये सिग्निफिकेंट बैरियर इंटरनेट के होते हुए भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर कंट्रोल कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग फर्म न्यू फर्म के आने की स्पीड को या तो स्लो कर देती हैं या बिल्कुल रोक ही लेती हैं, कुछ भी कर देती हैं। अब मेरे पास ये आखिरी रह गया, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिलेशनशिप। ये भी एक एंट्री बैरियर है। फिर सीधा एग्जांपल दे दूंगा, न्यू फर्म के आते ही एग्जिस्टिंग फर्म अपने एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देती हैं और प्राइस कम करना शुरू कर देती हैं। तो ये मेरे पास अब तक 4 बातें हो गई, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ब्रांड इमेज, असेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रेसिव रिलेशनशिप। मैं इन सब बातों को लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको किसको लिखवाऊं, आ जाओ देखते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ही लिखवाता हूं। तो मैं ये लिखवाऊंगा, कस्टमर की नजर में अपने प्रोडक्ट को अलग कर दे। पर्सनल केयर और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ऐसा करती है। रियल में डिफरेंशिएशन करना जाओगे तो बड़ा खर्चा होगा और इससे एंट्री बैरियर बन जाएगा।
आ जाओ लिखना शुरू करते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। Product differentiation. Product differentiation refer to the physically or PERCEPTUAL perpetual differentiation, differences or enhance differences that make a product special or unique in the customer eyes। मैं इस बात को लिखवाता हूं, आपको पूरी लिखवाता हूं तो समझ में आएगी। देखिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रेफर्स टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है फिजिकली और परपेचुअली डिफरेंशिएशन दैट मेक ए प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक इन द आईज ऑफ द कस्टमर, इन द आईज ऑफ कस्टमर्स। अब इसके बाद मैंने आपको लिखवाना है कि पर्सनल केयर इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ऐसा सबसे ज्यादा करती हैं। फर्म्स इन द पर्सनल केयर प्रोडक्ट, personal care products and cosmetic industry actively engaged in product differentiation to enhance their product feature, तो आप समझे, firm in the personal care product and cosmetic industry actively engaged in product differentiation to enhance their product feature। अब दो बातें हो गई। तीसरी बात, रियल में अगर आप डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो बड़ा ज्यादा खर्चा होगा और ये एक एग्जिट बैरियर बन जाए, एंट्री बैरियर बन जाएगा। एग्जिट बैरियर नहीं, एंट्री बैरियर। लिखे, डिफरेंशिएशन works to reinforce entry barrier। ये एक एंट्री बैरियर बन जाता है बिकॉज द cost of creating genuine product differentiation differences may too high for the new entrant,
differentiation work to relieve an entry barrier because the cost of creating genuine product differentiation may be too high for the entrance। हो गया यहां तक, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया। अब मैं आपको लिखवाऊंगा ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज में मैं लिखवाऊंगा एग्जिस्टिंग फर्म को अपनी ब्रांड इमेज बना लेनी चाहिए जो एक एंट्री बैरियर बन जाएगी। ब्रांड इमेज उन प्रोडक्ट में बनती है जो बार बार नहीं खरीदे जाते। उसके बाद न्यू एंट्रेंट के लिए ब्रांड इमेज बनाने में काफी डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि ब्रांड इमेज बनाने के लिए लॉन्ग टर्म पीरियड तक सब्सटेंशियल रिसोर्सेज को कमिटेड करना पड़ता है। तो लिखे ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज। अब ब्रांड इमेज में लिखेंगे द ब्रांड इमेज ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस offered by existing firm, offered by existing firm, offered by existing firm serve as entry barrier, entry barrier। ये भी एक एंट्री बैरियर बन जाता है। तो लिखेंगे कैसे हम लोग, the brand image of product or service offered by the existing firm can serve an entry barrier। ये एक एंट्री बैरियर बन जाता है। आगे दूसरी बात, ब्रांड इमेज एंट्री बैरियर बन जाता है। आगे ब्रांड इमेज उन प्रोडक्ट में यूज होती है जो बार बार नहीं खरीदे जाते। ब्रांड आइडेंटिटी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, ब्रांड इमेज इज particularly important for infrequently, जो प्रोडक्ट इनफ्रिक्वेंटली खरीदे जाते हैं, इनफ्रिक्वेंटली परचेज प्रोडक्ट्स, परचेज्ड प्रोडक्ट्स that carry a high unit cost to the buyer। आगे लिखे, यहां ब्लैक से लिख दो, इनफैक्टली परचेज द प्रोडक्ट that carry a हाई यूनिट कॉस्ट टू द बायर। ब्रांड इमेज इनफ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट में होती है जिसकी कॉस्ट बायर को बड़ी ज्यादा पड़ती है, मतलब वो महंगा पड़ता है सामान। यहां तक लिखवा दिया मैंने, बायर को महंगा पड़ता है। अब न्यू एंट्रेंट को ये इमेज बनाने में बहुत टाइम लगता है, न्यू इमेज को ये बनाने में बहुत टाइम लगता है। न्यू एंट्रेंट को ब्रांड इमेज बनाने में काफी डिफिकल्टीज होती हैं। तो लिखे न्यू एंट्रेंट को इमेज बनाने में काफी डिफिकल्टीज होती हैं। अब मुझे आपको लिखवाना है न्यू एंट्रेंट को आने में बड़ा सारा खर्चे करने पड़ते हैं, बड़े लंबे रिसोर्सेज के। तो मुझे अब आपको ये बात लिखवानी है, न्यू एंट्रेंट को ब्रांड इमेज बनाने में काफी डिफिकल्टीज होती है। तो मैं आपको ये बात लिखवा दूं। आ जाओ इस बात को लिखते हैं। न्यू एंट्रेंट ऑफ्टन आमतौर पर इनकाउंटर significant difficulties
building up the brand identity, in building up, लिखिए बच्चे से, आवाज नहीं आ रही थी, भूल गया था मैं. न्यू एंट्रेंस ऑफ्टन, मैंने अब यही वाली लाइन लिखवानी थी ना आपको कि जी न्यू एंट्रेंस को इमेज बनाने में काफी डिफिकल्टीज आती है, उनको बड़े लंबे टाइम तक रिसोर्स रखने पड़ते हैं. मैं यही बात लिख रहा हूं, न्यू एंट्रेंट एनकाउंटर्स सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज building up the brand identity, a brand identity. ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं, बिकॉज टू डू सो they must commit substantial resources, they must commit substantial resources over a long period, अब मुझे अगली पॉइंट लिखना है, तो अगला पॉइंट लिखते हैं हम. ब्रांड इमेज तो हमने कर दिया, इसके बाद हम लिखते हैं असेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. तो असेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मैं लिखूंगा कि यह भी एक सिग्निफिकेंट बैरियर हो जाता है. इंटरनेट के होते हुए भी हम लोग एग्जिस्टिंग फर्म फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंट्रोल कर लेती है, जिससे एग्जिस्टिंग फर्म ना या तो नहीं आ पाती या उसकी स्पीड रुक जाती है. तो मैं लिखने जा रहा हूं ये वाला, लिखें थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ होगा मेरे ख्याल, फिफ्थ. असेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, असेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल. इसमें हम लिखेंगे unavailability of distribution channels for new entrant possesses another significant entry barrier. तो लिखेंगे the unavailability of distribution channels for new entrants possess another significant entry barrier. Unavailability of distribution channel for new entrants possess another entry barrier. ये भी एक एंट्री बैरियर होता है. इसमें लिखेंगे अब हम लोग डिस्पाइट द ग्रोइंग power of the internet, the growing power of the internet growing power of the internet. ओहो, मुझे रेड पेन लेना है. इंटरनेट की पावर बढ़ने के बाद भी मैनी फर्म्स कंटिन्यू टू rely on their control
on their control of physical distribution channel, of physical distribution channel to sustain a टू इंग्लिश में लिखना चाहिए इसे, ये वो रेड पेन से लिखना चाहिए, टू सस्टेन ए बैरियर टू एंट्री टू रिवाइल्स। ये भी फिजिकल सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंट्रोल करके भी हम इसे रोक सकते हैं, इसीलिए नए एंट्रेंस आना रुक जाते हैं। ऑफ्टन एग्जिस्टिंग फर्म्स इन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इंटरनेट के होते हुए भी फिर भी फिजिकल सिस्टम पे कंट्रोल करना एक एंट्री बैरियर बन जाता है। एग्जिस्टिंग फर्म इन्फ्लुएंस करती है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को एंड कैन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, पहले इसको ना उससे भी लिखता हूं, ब्लैक से भी लिख देता हूं, पहले इतना पूरा करते हैं कि वो उसकी एंट्रीज को रोक देते हैं। मैं यहां लिखवाने वाला हूं, उनकी एंट्रीज को रोक देते हैं। ऑफ्टन आमतौर पर एग्जिस्टिंग फर्म हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कैन retired or impended use of new firm, their use of new firm, वो नई फर्मों को आने से मतलब उस चैनल को रोक कर आने से रोक दे देते हैं। एम्पायर देयर यूज ऑफ न्यू फर्म्स, एग्जिस्टिंग फर्म का इन्फ्लुएंस होता है डिस्ट्रीब्यूशन पर, वो रिटायर्ड और इम्पेंड यूज ऑफ न्यू फर्म्स, वो नई फर्म के यूज के लिए उसे रोक डालते हैं। अब अगला पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिलेशनशिप, वो आते ही इतना ज्यादा डिस्काउंट कर देते हैं, इतने ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कि नई फर्म एंट्री करने से डरती है, तो ये भी एक एंट्री बैरियर बन जाता है। यही बात मैं लिखवाने वाला हूं, आ जाओ इस बात को लिखते हैं। 6th पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिलेशनशिप। Sometimes the more threat of aggressive relationship by aggressive relationship deter entry by the other firm, entry by other firms। समझो पहले मैं क्या लिखवाने वाला हूं यहां पर, मैं यही लिखवाने वाला हूं कि ये भी एक बैरियर है। समटाइम्स द mere threat of the aggressive relationship by INCUMBNTS equipments can deter entry by other firms into the existing industry, existing industry।
उनको ये एग्रेसिव रिलेशनशिप से भी उनको डर होता है और वो एंट्री को रोक देते हैं। इसके बाद तो कुछ नहीं लिखना, इसका एग्जाम्पल लिख देना, वो वाला जो बताया था। क्या एग्जाम्पल बताया था? फॉर एग्जाम्पल, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट बाय ए न्यू फर्म, पूरा ही लिखना पड़ेगा साथ साथ। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट बाय न्यू फर्म may lead incumbent firms to, जो existing firms है, to reduce their product price, and increase their advertising budget. और एडवर्टाइजिंग बजट बढ़ जाता है। तो हमने ये सब बातें लिख ली। हम कर चुके कि हमने क्या क्या बातें अभी तक पढ़ी हैं, आपको पता है। ये हमारा चल रहा था पॉइंट कि हमारे पास कंपटीशन को देखने के लिए पोर्टर साहब ने 5 फोर्सेस बताई थी। मैंने ऊपर 5 लाइनें जरूर छोड़ी हुई हैं लिखने के लिए कि क्या लिखूंगा इनके बारे में, पोर्टर साहब की खासियत के बारे में। तो मैंने पहले बताई थी आपको कि न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, कि एंट्रेंट में क्या क्या प्रॉब्लम है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। और इस न्यू एंट्रेंट के अंदर मैंने आपको 6 पॉइंट करवाए हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट, डिफरेंशिएशन, ब्रांड इमेज के बाद आपके पास वो एग्रेसिव रिलेशनशिप एकदम आप ऐड कर देते हैं। और 4 हो गए, 2 और करवाए थे। अगला पॉसिबिलिटी एग्रेसिव के बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर कंट्रोल और स्विचिंग कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर कंट्रोल और आपने किया स्विचिंग कॉस्ट। ये न्यू एंट्रेंट के बारे में किया। आपने बायर देखा, आपने सेलर देखा, आपने 5 देखने थे ना, 3 हो गई। इसके बाद आपने सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, अभी तक मैं कहता था सब्स्टिट्यूट लिखवा दिए थे, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट देखे। और इसके बाद आपने आखिरी में देखा नेचर ऑफ रिवाइलरी, जिसके अंदर आपने नेचर ऑफ रिवाइलरी में भी आपने पॉइंट किए। और नेचर ऑफ रिवाइलरी में आपने 6 पॉइंट किए वहां पर। यहां पर 2 इकोनॉमिक इन स्केल भी तो किया था। यहां पर इकोनॉमी ऑफ स्केल कितने हो गए? ये 3, 3, 6 और 1, 7। और यहां पर आपने नेचर ऑफ रिवाइलरी में आपने पॉइंट किए लीडरशिप, नंबर ऑफ रिवाइलरीज, नहीं नेचर ऑफ रिवाइलरी, हाँ नंबर ऑफ रिवाइलरी। इसके बाद फिक्स कॉस्ट, इसके अंदर आपने पॉइंट किया एग्जिट बैरियर। इसके बाद इसमें आपने पॉइंट किया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके बाद स्लो ग्रोथ। इसमें 6 पॉइंट थे, इसमें 6 पॉइंट है। और इसके अंदर 3, 3, 6 और 1, 7 पॉइंट है। ये पूरा का पूरा पोर्टर साहब ने एक सिस्टम बनाया था कि आप अपने प्रोडक्ट को इस सिस्टम से गुजारो। इसको उन्होंने एक फ्रेमवर्क का नाम दिया था। मुझे आपको अब वही ऊपर की 5 लाइनें लिखवानी है जो पोर्टर साहब ने लिखने के, जो पोर्टर साहब की गथा गाएंगी। आ जाओ, उन 5 लाइनों में मुझे क्या लिखना चाहिए, अब मैं वो डिस्कशन करता हूं। मैं उन 5 लाइनों में ऊपर क्या लिखने वाला हूं,
मैं उन 5 लाइनें जो छोड़ी थी उसमें लिखने वाला हूं 5 लाइन्स में। मेरी बातों को पहले समझ लें, मैं फिर लिखवाता हूं इन बातों को। पोर्टर का जो 5 फोर्स मॉडल है ये मोस्ट इफेक्टिव प्लस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। एंड्रूइंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। जो यूज किया जाता है, ये यूज किस लिए किया जाता है? यूज किया जाता है किस लिए? नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट देखने के लिए, नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट देखने के लिए, प्लस इंडस्ट्री को स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने के लिए। मैं सबसे पहले तो यही बात लिखूंगा, पोर्टर साहब का 5 फोर्स मॉडल है जो मोस्ट इफेक्टिव और एंड्रूइंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है, जो यूज किया जाता है नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट देखने के लिए और इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए। इस 5 फोर्स मॉडल से मैनेजर जज करते हैं, मैनेजर आर्ग्यू करता है, मैनेजर जज करता है, मैनेजर जज करता है, अभी जज लिखवा दूंगा, तो जज करता है, डिसीजन लेता है, मतलब अपनी फर्म के बारे में, उसकी अपनी फर्म की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है। बस मैं उन 5 लाइनों में इसी बात को लिखूंगा। इन 5 लाइनों में मैं यही बात लिखूंगा कि पोर्टर साहब का 5 फोर्स मॉडल मोस्ट इफेक्टिव है। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो यूज किया जाता है कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट को देखने के लिए और इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को देखने के लिए। इसमें मैनेजर जज करता है, इस मॉडल से मैनेजर जज करता है अपनी फर्म की स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज। एक काम करते हैं, इन जो ऊपर 5 लाइनें छोड़ी थी ये उन 5 लाइन्स में लिखेंगे, उन 5 लाइन्स में। तो आ जाएं, पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल is one of the most effective, one of the most effective and enduring conceptual framework used to assess used to assess used to used to assess the nature of the competitive environment and to describe the an industry structure, industries structure। इसके बाद इसे अप्लाई करने के बाद मैनेजर आर्ग्यू कर पाएगा कि उसकी फर्म की स्ट्रेंथ, वीकनेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बाय अप्लाइंग पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल
models. The manager can give their own firm's strengths, weaknesses and future opportunities. ये आपको ऊपर 5 लाइनें लिखनी है बच्चों। ओके बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग इसे रिवाइज करना। बस अब तो इतना, बस पोर्टर के बारे में ये तो बहुत बड़ा हो गया। अगर पोर्टर के बारे में कम लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, मैं ये क्वेश्चन और बनाऊंगा छोटा सा कि पोर्टर के बारे में 1-1.5 पेज पर लिखना हो, ये तो बहुत बड़ा हो गया ना, तो कैसे लिखेंगे वो और क्वेश्चन लिखवाऊंगा। उसके बाद हम लोग आगे चल पड़ेंगे। बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।